हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास इसके क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं उनको कंप्लीट किया है। अब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी उनको देख लेते हैं, उसके बाद आज के सेशन पर चलते हैं, यानी आज के क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखिए अवरोधन का अर्थ समझा था, ओबी, सॉफ्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना था, हंटर कमीशन के बारे में जाना था, है ना। और इसमें हम लोगों ने मीना मंच के उद्देश्यों के भी बारे में जाना था और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में जाना था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और सीखते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका पॉइंट हो जाता है कि ये जो आपका डीप हो जाता है, NPEGEL, ये हो जाता है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों से कल भी डिस्कस किया था कि जो इस तरह के क्वेश्चन हुआ करें उनको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन करके और चीज़ों को बारीकी से समझा कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DPEP। तो DPEP का फुल फॉर्म हो जाता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है NPEGEL का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि ये क्या है, ये बालिकाओं के लिए है, इनको क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये योजना चलाई गई। इसमें क्या है, तो इसमें सर्व शिक्षा अभियान का ये क्या हो जाता है, तो अहम हिस्सा हो जाता है। और इसमें कितने से कितने तक, तो 1 से 8 तक के जो वंचित लड़कियां हैं उनकी मदद की जाती है, क्योंकि कुछ परिवारों में ये होता है कि लड़कियों को क्या किया जाता है, सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति बिगड़ी होती है। तो ये सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस कार्यक्रम को चलाया गया, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है। तो इसमें आपका हो जाता है कि केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों का हो जाता है। किसका किसका हो जाता है, तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का हो जाता है। क्वेश्चन है, भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है, तो संविधान के 42वें संशोधन में। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सी धारा में क्या चीज़ है। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे आपका हो जाता है जो मोस्ट है, यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, है ना। तो उस तरह से हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आपका जो हो जाता है, जैसे आपकी धारा 21A हो जाती है, तो इसमें दिसंबर सन 2002 अनुच्छेद 21A और भाग कौन सा, तो भाग 3 के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में क्या हुआ, 6 से 14 वर्ष, कितने, तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस धारा में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए 21A, ठीक है। उसके बाद धारा 28 हो जाती है। तो धारा 28 क्या कहती है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी जो भी शिक्षा संस्थाएं हैं उसमें ये आप कहो कि धार्मिक शिक्षा दी जाए जिसमें क्या हो कि लोग धर्मों में बंट जाए, तो ऐसा नहीं है। ये किस में है, तो धारा 28 हो जाती है। और धारा 45 में क्या है, धारा 45 में क्या है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बार बार आपके सामने आएगी।
तो धारा 45 हो जाती है शिक्षा का मौलिक अधिकार। शिक्षा का मौलिक अधिकार यानी राज्य से संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, यानी बच्चे 14 वर्ष के नहीं हो जाते हैं तब तक उनको क्या किया जाएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। और प्लस की मतलब अनिवार्य है, यानी बच्चों का आप एडमिशन जरूर कराएं और बच्चे क्या करेंगे, फ्री में शिक्षा को प्राप्त करेंगे, ये चीज हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही हम और धाराओं को डिस्कस करते हुए चलेंगे डिटेल में, बाकी यहाँ पे हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया के दौरान यानी ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। मैकाले शिक्षा द्वारा भारत के किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था? तो जो लॉर्ड मैकाले हैं ये क्या करना चाहते थे कि निस्पंदन, जो ये छनाई का सिद्धांत, निस्पंदन सिद्धांत इन्होंने ही दिया। तो इन्होंने क्या कहा कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए और वो छन छन के क्या होगी, निम्न वर्ग और जो मध्यम वर्ग हैं उन तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे ये है क्वेश्चन कि मैकाले शिक्षा द्वारा भारत के किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहते थे? तो ये वर्ग ऐसा तैयार करना चाहते थे, भाई भारत में जन्म लिया है तो भारतीय ही होंगे, है ना, रूप रंग में भारतीय होंगे, लेकिन उनकी जो सोच है वो कैसी हो, अंग्रेजों जैसी हो, उनका हाव भाव, उठना बैठना वो सब उनके जैसा हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ग में भारतीय हो। भाई जब भारत के हैं तो भारतीय ही होंगे, रक्त भी भारतीय ही होगा, लेकिन रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हों। यानी जब उनको क्या होगा, जब वो चीज़ों को सीखेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, तो वो कैसे हो जाएंगे, उनका हाव भाव, उनके उठने बैठने का तरीका अंग्रेजों जैसा हो जाएगा। तो इस बात से यही स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में ऐसा वर्ग यानी बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहते थे। क्वेश्चन आ जाता है कि वो कैसा वर्ग उत्पन्न करना चाहते थे? तो बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहते थे, और जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासक का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। तो कुछ लोगों ने अच्छा कहा, कुछ लोगों ने बुरा कहा, क्योंकि भाई देखिए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को अगर कोई कहेगा भाई गलत, तो हम तो उसको गलत कहेंगे, है ना, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, ऐसी सभ्यता कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी, है ना। फिर उसके बाद आपका हो जाता है वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया? तो वुड के आदेश पत्र में जो शिक्षा का माध्यम हो जाता है वो अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं हो जाता है। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं, यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? तो यशपाल समिति हम लोगों ने देखिए कई बार पढ़ी है, तो हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। यशपाल समिति की अगर डेट की हम बात करते हैं कि कब गठित की गई, तो 1992। कब? तो 1992। कहीं कहीं पे आपको 1992, 93 भी मिल जाएगा, जैसा ऑप्शन होता है वैसा आप टिक करेंगे, लेकिन मैन क्या है, 1992 है। तो इसमें क्या हुआ, 1992 ईस्वी में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। किसका किया गया? तो राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर यशपाल। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बच्चों को क्या, जो बस्ते का बोझ है उसको कम किया जाए। इन्होंने ये क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने लोगों से मुलाकात की, ठीक है, तो यानी संस्थाएं, सेमिनार किए, सिंपोजियम आयोजित कर समस्या का पता लगाया, यानी बच्चों से मिले, उनके गार्जियन से मिले और सेमिनार लगाए, वहाँ पे बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम बताई, गार्जियंस ने अपनी प्रॉब्लम बताई। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने क्या कहा कि बस्ते के बोझ को कम किया जाए और बच्चों को क्या, खेल खेल में शिक्षा दी जाए। वो शिक्षा क्या होती है, जो बच्चे सीखते हैं तो वो लाभप्रद होती है। ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट कर ले, बस सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दे,
तो कभी बच्चे सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ये होता है कि सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम देना है, ये एक बच्चों में डर होता है। वो रटन पद्धति पे ध्यान देते हैं कि हमने 10 क्वेश्चन रट लिए, 5 क्वेश्चन उसमें से एग्जाम में आ गए और हम पास हो गए, बस इतने पे ध्यान। लेकिन वहां पे ध्यान नहीं जाता है कि बच्चों ने सीखा कितना है। तो इस समिति ने इन सब चीजों पर ध्यान दिया, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लिख रहे हैं। आप कहेंगे मैम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जी हाँ, आपको किसी रूप में भी आपको मिल सकता है ये क्वेश्चन। वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप या आपको वेरी शॉर्ट टाइप या शॉर्ट टाइप, आपको किसी भी रूप में ये क्वेश्चन मिल सकता है। इसलिए हमने इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज पहली बार हमने ये लिखा है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विद्यालयों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आप बहुत मर्तबा पढ़ चुके हैं, यानी काफ़ी टाइम आप पढ़ चुके हो जब से स्टार्ट किया है इस सब्जेक्ट को, क्योंकि इस सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और जब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं तो उन चीज़ों को हमें बार बार पढ़ना रहता है, क्योंकि हमारी वो चीज़ें एकदम से इतनी पक्की हो जाएँ, इतनी माइंड में सेट हो जाएँ कि हम कभी भी उन चीज़ों को ना भूलें, है ना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसके टाइम पीरियड की हम बात कर लेते हैं। तो 1987-88 कितना, तो 1987-88 में ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB, कहीं पे OB आपको मिल जाएगा, कहीं पे OBB मिल जाएगा, लेकिन आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, इसमें मैन मोटिव जो था इसका, सन 1986 में प्राथमिक शिक्षा को जरूरी मानते हुए ह्रास और अवरोधन की समस्या को कम करने के उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर बल दिया गया। अब आप कहेंगे मैम हास्य और अवरोधन, हालांकि जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं हास्य और अवरोधन। वैसे ही आपने क्या किया कि हाँ, हास्य का मतलब ये होता है, अवरोधन का मतलब ये होता है, आपने अव्यय का मतलब ये होता है, आपने कर लिया। लेकिन हो सकता है कोई इसमें ऐसे भी होते हैं कि जो पहली क्लास देख रहे हैं तो उनको तो बताना जरूरी है। तो हास का मतलब होता है, अपव्यय का मतलब होता है जो बच्चे स्कूल में एडमिशन तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है वो किसी वजह से स्कूल यानी क्लास छोड़कर चले जाते हैं, स्कूल छोड़कर चले जाते हैं बीच में, वो हास और अपव्यय होता है। अवरोधन क्या होता है, अवरोधन का मतलब होता है किसी चीज में दुविधा आना, है ना। तो कौन सी दुविधा है, जिससे एक बच्चा अवरोधन हुआ उसमें और रुकावट हो गई, एक ही क्लास में एक से ज्यादा सालों तक वो बच्चा पढ़ रहा है, तो वो अवरोधन हो जाता है। तो इस पे सबसे ज्यादा इस पे ही बल दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं सामग्री की बात, तो इसमें ये देखिए 1987-88 की बात है। ये कब गठित किया गया, 1987-88 में, किसकी अनुशंसा पर, किसमें, मतलब तो 1986 में, क्योंकि देखिए क्वेश्चन घुमा देते हैं तब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ पे 1986 भी है, अगर ये क्लियर ना हो पाए तो आप कहोगे वहां पे तो 1986 था, मैम ने 1986 भी बताया था, लेकिन नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को जरूरी मानते हुए, ठीक है ना, तो 1987-88 में हुआ इसकी स्थापना हुई। और इसमें 1992 में इसमें क्या किया गया, संशोधन भी किया गया। तो 1992 भी आ सकता है कि भाई संशोधन कब किया गया। संशोधन का मतलब ये हो जाता है कि कोई चीज आपने बनाई, उसमें आपको और चीजें बढ़ानी है, कोई चीज घटानी है, ऐसा होता नहीं है। तो आपने क्या किया, उसको संशोधन, भाई आप ही है, कोई चीज आप बना रहे हो, आज आपने बनाया और कल उसमें आपने कहा कि ये चीज बन तो गई है, लेकिन ये चीज थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है या गलत है, या इसमें और चीजें बढ़ानी चाहिए थी, वो हो जाता है संशोधन। तो चीजें तो आज आपने स्थापित की, लेकिन संशोधन आपने कब किया, तो कल किया, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन आया आप उस तरह से आंसर लिखेंगे। ये नहीं है कि आप 87-88 में ही फंस कर रह जाए या 92 में ही फंस कर रह जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछा क्या गया है कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विद्यालयों के कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ पे बात हो रही है सुविधाओं की। अभी तक तो हम इसकी स्थापना की बात कर रहे थे, इसमें करेक्शन डेट की बात कर रहे थे, सभी चीजें। अब यहाँ पे जो उपकरण है, तो शिक्षक उपकरण, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक संदर्भिका, पाठ्य पुस्तक, कक्षा शिक्षण सामग्री, मानचित्र, ग्लोब चार्ट, खेल सामग्री व खिलौने, क्योंकि बच्चों को ये सभी चीजें मुहैया होती हैं
विज्ञान किट हो जाती है, लघु यंत्र किट, पेचकस, प्लास, श्रव्य उपकरण यानी रेडियो, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, विद्यालय घंटी, संगीत उपकरण, ढोलक, तबला, हारमोनियम, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। संगीत उपकरण में कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं अलग, जैसे संगीत उपकरण ना देकर ढोलक दे दिया या तबला दे दिया या हारमोनियम दे दिया। अब आप कंफ्यूज हैं कि ये चीज़ें भी स्कूल में मिलती हैं, ये भी चीज़ें स्कूल में बच्चों के लिए आती हैं, तो हाँ बिल्कुल आती हैं। शिक्षक के पास आकस्मिक खर्चे हैं तो धन, और शिक्षक के पास आती हैं जैसे मंथली, ईयरली, ये आता है कि बच्चों पे ये जहाँ पे ज़रूरत होती है तो पैसा खर्च किया जाता है। और कक्षा कक्ष और शौचालय, चटाई, कुर्सी, शिक्षकों के लिए ब्लैक बोर्ड, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप लोगों को मालूमात भी होनी चाहिए और प्लस एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर है आपका पी मोस्ट का पूरा नाम क्या है। तो पी मोस्ट जो आपका हो जाता है, तो पी मोस्ट अगर इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। क्या है? पी फॉर प्रोग्राम, ऑफ एम फॉर मास, ओ फॉर ओरिएंटेशन और एस फॉर स्कूल और टी फॉर टीचर्स। तो कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया। ठीक है, तो प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर, प्रोग्राम ऑफ की जगह पे फॉर कर देंगे, है ना, फॉर की जगह पे ऑफ कर देंगे, तो उसको आपको देखना है कि है तो प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स, तो आप उस पर टिक करेंगे। 4 ऑप्शन इस तरह से बना देते हैं, तो आपको बिल्कुल पक्का रटा हुआ होना चाहिए। अगर हिंदी की हम बात करते हैं कि हिंदी में इसका नाम क्या है, तो सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पीमोस्ट हो जाता है। अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसका सन हम बताते हैं 1961 और एनसीईआरटी की आप फुल फॉर्म कमेंट में बताएंगे। और 1986 ईस्वी में ये कार्यक्रम क्या हुआ, कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल सत्तियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का क्या था, तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। और इसमें और क्या था, तो इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण 2 भागों में किया गया। पहला क्या हो जाता है, प्राथमिक शिक्षकों के लिए, दूसरा क्या हो जाता है, माध्यमिक शिक्षकों के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया कि पी मोस्ट जो कार्यक्रम है वो किन के लिए है, वो टीचर के लिए है, माध्यमिक शिक्षकों और प्राइमरी शिक्षकों दोनों के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन बन भी जाता है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए है, माध्यमिक शिक्षकों के लिए, दोनों के लिए या इनमें से कोई नहीं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। लेकिन कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ें क्या है डिटेल में बताई जा रही हैं, सभी चीज़ें क्या है डिस्कस किया जा रहा है। और फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, भाई लाइक तो बनता है क्योंकि एक लाइक आपका हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है, हम चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें ये भी होता है हम कितना बेहतर बना सकें आप लोगों के लिए, कितनी अच्छी भाषा में आपको समझा सकें, कितनी सरल भाषा में आपको समझा सकें। लेकिन जब डिमोटिवेट कोई भी हो, आप ही हो, हम आपको डिमोटिवेट करें, आपको चीज़ें बताएं, अरे पढ़ के क्या होगा, ऐसा कहे ना, तो आप भी कहोगे कि मैम भी तो कहती है पढ़ के क्या होगा, तो थोड़ा सा पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। लेकिन जब हम आपसे कहते हैं कि पढ़ो, क्योंकि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, रोज़ आप पढ़ेंगे, रोज़ कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए रोज़ एक छोटा सा गड्ढा खोदना स्टार्ट करें, एक दिन वो क्या होगा, कुएं का रूप ले लेगा और एक टाइम ऐसा आएगा उसमें से पानी भी निकल आएगा, है ना। तो ये क्या है कि रोज मेहनत आप उसी पे कर रहे हैं, उसी पे आप चोट दे रहे हैं, उसी पे चोट दे रहे हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। तो मोटिवेट और डीमोटिवेट का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी तरह से हम भी मोटिवेट और डीमोटिवेट होते हैं। जब आप लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। उसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन हो जाता है, प्रथम चरण में डीपीईपी किस देश के किन राज्यों में लागू किया गया, तो 7 राज्यों के 42 जनपदों में प्रथम चरण में चयनित 7 राज्य कौन कौन से हो जाते हैं, तो मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए 2016 में आया हुआ भी है, हालांकि आप लोगों के जब टाइम जैसे कि आप लोगों का जब एग्ज़ाम का टाइम होगा तब हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस पेपर हैं 2015 से अब तक के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं सभी सॉल्व करेंगे, उससे भी आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। पहले तो चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ लिया जाए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और बीच बीच में भी सॉल्व करते चलेंगे, ऐसा नहीं है। ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीपीईपी का क्या उद्देश्य है, तो ड्रॉप आउट की दर को 10% कम
कम करना तथा धारण क्षमता को 90% करना। यानी ड्रॉप आउट, यानी अब बच्चे जो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो इसमें देखिए 100% की तो कोई गारंटी ले ही नहीं सकता है, लेकिन कोशिश करता है बंदा, है ना। तो इसमें क्या है कि 90% तक का है और 10% कम करना वो बात है। तो ड्रॉप आउट का मतलब आप समझ गए, अपव्यय जो पढ़ते हैं हम लोग, हास अपव्यय वही है। ECCE शब्द संक्षेप का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए तो ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECC का मतलब क्या है, एक बार फिर से आप लोग बोले, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हो जाता है। तो इसका मेन मोटिव क्या है, देखिए, पूर्व बाल अवस्था सुरक्षा और शिक्षा विभाग छात्रों के संपूर्ण विकास को बढ़ाने का कार्य एवं उन्हें शिक्षा के लिए तैयार करना। किसके लिए, तो देखिए हर जो भी जितने भी नियम कानून जो भी शिक्षा से रिलेटेड बने, उसमें सबसे मेन मोटिव यही है कि बच्चों को शिक्षा के लिए तैयार करना, उनको शिक्षित करना, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे दूर करना, यही मेन मकसद है ना। इस विभाग यानी ECCE के कार्य क्षेत्र बहुत सारे हैं, अगर हम पढ़ने बैठ जाएं तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे हम 1 से 2 पर डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका हो जाता है कि पूर्व बाल अवस्था सुरक्षा और शिक्षा यानी ECCE के लिए सभी साधन राष्ट्रीय संसाधन ग्रुप या समूह स्तर पर सशक्त रूप से करना, और पूर्व बाल अवस्था सुरक्षा और शिक्षा द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों के लिए क्षमता का निर्माण करना, ये सभी हो जाती हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों कितने विकास खंडों में लागू की गई, तो 38 जिलों के 248 विकास खंडों में संचालित की गई। और आपको पता ही है प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन की जो योजना चली पके हुए भोजन की, तो 1 सितंबर 2004 कच्चा अनाज मिलता था, तो 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुआ। और ये क्यों हुआ, क्योंकि भाई स्टार्टिंग इसीलिए हुई कि बच्चों का नामांकन बढ़े, बच्चे स्कूल आए, हास अवरोधन की समस्या दूर हो, यही सब चीज़ों के लिए। NCERT के प्रमुख कार्य बताएं तो अनुसंधान एवं नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 20 सितंबर 1985 में हुई। यहाँ पे भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए। जब 86 आ जाता है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और वहाँ पे 86 होता है, तो 86 पे लोग टिक कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं ना, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वो सितंबर में भी कब, तो 20 सितंबर 1985 में हुई। और इसका मकसद क्या था, उच्च शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाना और भारत में दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना। यानी कुछ लोग क्या है कि शिक्षा ने, कुछ लोग नौकरी पेशा हैं, कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या है, वो लोग घर पे बैठकर इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, यानी इसका लाभ उठा सकते हैं। कुछ लोग नौकरी पेशा होते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग भी करते हैं, भाई घर की जीविका भी चलानी है और हमको शिक्षा भी लेनी है, तो क्या है, तो इससे लाभान्वित होते हैं। तो यानी 20 सितंबर 1985 की बात है, ये सन याद रखिएगा, 85 ना कि 86, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी गई हैं कि लोग क्या करते हैं 1986 पे टिक कर देते हैं, अगर टिक वाला होता है तो, और अगर आपका वेरी शॉर्ट आ जाता है तब भी 86 ही लिख देते हैं, है ना, मगर ऐसा नहीं है। कलकत्ता मदरसा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। और बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य मनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों की हिंदू सलाहकार तैयार करना था। मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा, तो भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का क्या योगदान रहा, इस विषय में विद्वानों में मतभेद हैं।
कुछ विद्वान मैकाले को भारतीय शिक्षा के इतिहास में मार्गदर्शक बनाकर चलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए मैकाले ने क्या कहा, लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा कि भाई उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, छन छन कर निम्न वर्ग तक और मध्यम वर्ग तक आएगी, और यहाँ के लोग जो हैं तो भारतीय तो हैं, क्योंकि भाई रक्त यहाँ का है तो भारतीय हैं, लेकिन उनके उठने बैठने ये सभी चीज़ें, लेकिन उन्होंने क्या किया, उच्च शिक्षा पर ध्यान दिया। वो छन कर आती है, ऐसा नहीं है। अगर किया जाए, अगर शिक्षा के लिए कोई भी कदम उठाए जाएं तो सभी के लिए शिक्षा एक समान रखी जानी चाहिए। जब सभी के लिए जो शिक्षा एक समान रखी जाती है वो बेहतर मानी जाती है। तो कहते नहीं किसी में कुछ बुराइयां होती हैं तो कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। कुछ लोग उसको उस नज़र से देखते हैं कि हाँ भाई बंदा बहुत अच्छा है, कुछ लोग उस नज़र से देखते हैं कि नहीं बंदा सही नहीं कर रहा है। तो इसी तरह इसमें भी बहुत सारे मतभेद हैं। अभी एक ही शख्स की किसी की भी बात कर लो, कुछ लोग उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ बता देंगे और कुछ लोग उसमें बहुत सारी बुराइयाँ बता देंगे, है ना। तो वही चीज़ है। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसने विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। मैकाले के विवरण पत्र में भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य विवाद यानी पाश्चात्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकार किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गए। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना उत्पन्न करके उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर दी। मैकाले के विवरण पत्र में कुछ खामियां थीं। उनकी सिफारिशों को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव पड़े, इसलिए मैकाले को कटु आलोचना भी की जाती है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो देख लेते हैं कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो आपका हो जाता है इसमें शिशुओं को पढ़ना, और आपका हो जाता है लिखना और गिनती ही केवल ना सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल, कहानी, गीत, अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। अब आपको पता है कि बच्चों को शिक्षा कैसे दी जा रही है, खेल खेल में शिक्षा दी जा रही है। अगर बच्चे खेलना चाहते हैं तो उनको खेल खिलवाए जाते हैं और कहानियाँ सुनाई जाती हैं, गीत सुनाए जाते हैं। तो इससे क्या है, शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो इस तरह से हैं। सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना। सन 2007 तक सभी बच्चों कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। सन 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। ये हो जाते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है? तो विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है? निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के अगले बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, तो हम लोग देख सकते हैं। शासन की कमज़ोर नीति, बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक कठिनाइयाँ हैं। प्राइमरी स्कूलों के प्रबंधन तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता है। शिक्षकों का अभाव है, अवरोधन है। आंकड़ों में भिन्नता, भौगोलिक कठिनाइयाँ, शिक्षण का निम्न स्तर, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, ये सभी हो जाती हैं जो कि क्या है कि शिक्षा की उन्नति में मार्ग यानी जो शिक्षा की उन्नति है उसके मार्ग में जो बाधा का काम कर रही हैं, है ना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो बालिका शिक्षा को विशेष महत्व, विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल, अध्यापक दक्षता में वृद्धि, ये सभी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है, कुछ क्लियर करना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, ये आपका सब्जेक्ट तो हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं, ठीक है ना।
और इसके साथ साथ हम एक और भी सब्जेक्ट हम सोच रहे हैं कि कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि 2 सब्जेक्ट की आपकी तैयारी होती रहेगी। इस तरह से एक और सब्जेक्ट इस तरह, हालांकि इंग्लिश सब्जेक्ट को भी कंटिन्यू कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत ही ईजी में यानी बाइलिंगुअल आप लोगों को बताया गया है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखें, चीज़ों को तैयार करें, चीज़ों को समझें। क्योंकि देखिए एक दिन की पढ़ाई में भाई वो मज़ा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं हम तो, अरे ऐसा यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, कुछ लोग क्या कहते हैं हम तो एक रात में पढ़कर और एग्ज़ाम देकर आए हैं। तो हंसी आती है कि कैसे वो जो 6 मंथ तक पढ़ते हैं और एक रात में पढ़कर आ जाते हैं, तो कहानी कुछ समझ में नहीं आती है। तो भाई 6 मंथ में पढ़ने वाला जो है स्टूडेंट, वो क्या बेवकूफ़ है? ऐसा तो है नहीं। कुछ तो होगा जो लोग 6 मंथ तक पढ़ते हैं, तो फिर रिज़ल्ट में उनको ही क्या होता है भाई, उनसे पूछा जाता है कैसा हुआ एग्ज़ाम, कहते हैं बहुत अच्छा। और जो एक रात में पढ़ के जाते हैं वो क्या कहते हैं, पता नहीं, ऊपर वाले यानी ऊपर वाले के भरोसे पे है सब चीज़ें। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ऊपर वाला भी कहता है कि मेहनत करो, फल की इच्छा ना करो, मेहनत करते रहो। तो आप लोगों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मेहनत करो, और जब मेहनत करोगे तो उसका फल तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए स्टडी, क्योंकि आप लोग जिस तरह से एक्टिव हैं वो एक्टिव नहीं, और आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होएं, अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। हमारा काम तो देखिए आपको मोटिवेट करना है, और ऐसा मोटिवेट नहीं करना है कि हाँ आप लोग सिर्फ सुन लें और बात ख़त्म हो जाए। नहीं भाई, सुने और उस पर ध्यान भी दें। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।